दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं आपको अपनी इस YouTube सेशन स्टडी बाय पाल में। पिछली वीडियो में हम पदार्थ की तुलनाओं तक पढ़ चुके थे। ये क्लास 9th का है, हमारे आसपास के पदार्थ। क्या चैप्टर का नाम है? हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यानी इसकी हेडिंग क्या लिखी? पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। यानी पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ताप के प्रभाव के कारण भी बदलाव हो जाता है। जैसे बर्फ, हमने बर्फ लिया, उसको हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? जल। जल को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? जलवाष्प, यानी वो भाप बन के ऊपर उड़ जाएगा। उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लोहा को हम गलाते हैं, उसको अत्यधिक ताप देते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है? तरल अवस्था में आ जाता है और फिर ठोस अवस्था में आ जाता है। इन्हीं परिवर्तनों को आज हम पढ़ेंगे। ये आपके चैप्टर में दिया भी गया है। तो क्या लिखा? द्रव तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, यानी पदार्थ तीनों अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव, गैस। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने लिए, जैसे बर्फ। बर्फ क्या है? ठोस। और जल ये द्रव अवस्था है, लिक्विड अवस्था में। और जलवाष्प क्या है? गैस अवस्था में हो जाती है। एक ही द्रव की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। द्रव की अवस्था में परिवर्तन, अणुओं की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा। जब हम ताप देते हैं तो उन अणुओं के जो मध्य होता है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि जब गर्म करेंगे तो बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? उनमें गैपिंग ज्यादा। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा भी, अगर गैपिंग ज्यादा हो गई क्या हो गया? गैस। और उससे थोड़ी कम गैपिंग तो क्या हो गया? जल। और उससे और कम गैपिंग तो क्या हो गया? ठोस। उसी के बारे में जैसे बर्फ का ये डायग्राम भी अच्छा से दिया था एनसीईआरटी में, उसी को हमने ले लिया। बर्फ गर्म करने पर जल, फिर गर्म करने पर जल को भी गर्म करेंगे, एक निश्चित ताप पे जाने के बाद क्या हो जाएगा? जलवाष्प, यानी भाप बन के उड़ जाएगा। और जलवाष्प को अगर ठंडा करेंगे तो जब बारिश होती है ना, तो जलवाष्प ठंडा होकर बूंद बूंद के रूप में क्या आती है? जल के माध्यम से जल पृथ्वी पर आती है। और उसको जल को भी ठंडा करेंगे, फ्रिज में जैसे रख देते हैं तो क्या हो जाता है? बर्फ के रूप में जम जाता है। उसी क्या होता है? वो ठोस अवस्था में आ जाता है। इसके जैसे प्रभाव, ताप के प्रभाव जैसे है भौतिक परिवर्तन, यानी द्रव के भौतिक परिवर्तन में क्या आता है? ताप के प्रभाव के कारण द्रव में परिवर्तन। उन्हीं की पहली हेडिंग है उसकी गलनांक। गलनांक कहते क्या? वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे गलनांक कहते हैं। तो सिंपल से जानेंगे, किसी मानक ताप पर, मानक ताप या दाब पर जब कोई पदार्थ निश्चित ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी ठोस से द्रव अवस्था में, तो क्या कहते हैं? उसे गलनांक कहते हैं। जैसे हमारी बर्फ है, ठोस अवस्था, जो इसको हम निश्चित ताप आप देंगे तो क्या हो जाएगी? द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, यानी जल बन जाएगी। उसको क्या कहेंगे? गलनांक। अब हम पढ़ेंगे हिमांक। क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे हिमांक। वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे क्या कहते हैं? उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। उस पदार्थ, जो पदार्थ उस ताप पर या दाब पर अवस्था में परिवर्तन करे, उसी को क्या, जैसे द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित, कोई भी पदार्थ हो, वो द्रव अवस्था से जब ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस पदार्थ का क्या होता है? वो हिमांक होता है। वो ताप क्या होता है? वो दाब क्या होता है? हिमांक होता है। उसमें जिसमें हम पढ़े थे पहले वाले में, जैसे गलनांक। गलनांक में क्या होता है? द्रव अवस्था, यानी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में गलनांक में पढ़े थे। तुमको इतना याद करना है। क्या याद करना है? किसी निश्चित ताप यानी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो तो वह पदार्थ उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। चलिए अगली हेडिंग है क्वथनांक। इसमें भी उसी तरह वायुमंडल के मानक दाब पर कोई पदार्थ जिस निश्चित ताप पर द्रव अवस्था में से वाष्प अवस्था में, यानी द्रव से वाष्प में परिवर्तित हो, उसे क्या कहते हैं? उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। यानी द्रव से जो वाष्प यानी गैस के रूप में उठना, यानी वाष्प बनना, उसको क्या होगा? क्वथनांक होगा। क्या होगा? क्वथनांक। अब है द्रवणांक। वायुमंडल के मानक दाब पर, यानी किसी स्टैंडर्ड दाब पर और एक निश्चित ताप पर, यानी उसका स्टैंडर्ड दाब होना चाहिए और स्टैंडर्ड ही ताप होना चाहिए, पर वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित, यानी वाष्प से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्रवणांक। आपको कितना कितना याद करना है? इसमें इतना याद करना है
अच्छे से ये, और इसमें क्वथनांक में द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में, जिसमें अंडरलाइन है, और उसमें तो नीला मार्कर से लिख दिए है, वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में क्या होता है, वो द्रवणांक होता है। अब हम पढ़ेंगे वाष्पन। वाष्पन क्या होता है? यदि किसी बर्तन में कोई द्रव रखा हो तो उसके ऊपरी पृष्ठ से द्रव के अणु मुक्त होकर वायुमंडल में चले जाते हैं। यानी जब द्रव रखा होता है तो उसके जो ऊपरी परत होते हैं, यानी ऊपरी सतही परत से द्रव धीरे 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 वाष्पीकरण होने लगता है, उसी के बारे में लिखा है। यह होता है, यह वाष्पन कहलाता है। तथा इस प्रकार से मुक्त हुए अणु द्रव को वाष्प बनाते हैं, यानी द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करते हैं। अब अगली हेडिंग हमारी है संघनन। किसी पदार्थ के वाष्प के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। किसी पदार्थ की वाष्प से द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? संघनन। वाष्प से द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। किसी वाष्प को पर्याप्त रूप से ठंडा करने अथवा बिना ठंडा किए ही वाष्प दाब बढ़ाने से उसे संघनित किया जाता है। अगली हेडिंग है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में आप जानते हो कि इसमें ठोस से डायरेक्टली वाष्प में, यानी ठोस अवस्था से डायरेक्ट वाष्प में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो इसमें लिखा है कुछ ठोस पदार्थ दाब एवं ताप की साधारण अवस्थाओं में भी कम दाब करने पर ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था यानी गैस की अवस्था में चले जाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। आप इसका बेसिकली यानी फेमस एग्जांपल है कपूर। यानी कपूर आप जानते हैं, कपूर डायरेक्ट यानी ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह नौसादर NH4Cl जिसे हम कहते हैं आयोडीन यानी हमारा नमक है, ये डायरेक्ट क्या होता है? ठोस से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अब आपको हम डायग्राम के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अच्छे से डिफिनीशन समझ में नहीं आई होगी। चलिए मैं डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। ये डायग्राम आपके नोटबुक में होना ही चाहिए। इसको देख के पूरा तुम्हें डिफिनीशन एक बार भी याद आ जाएगा। जैसे ये पहली डायग्राम, ये इसको जब हम ठोस से क्या होता है? द्रव, यानी गलन अवस्था में, यानी उसका तापमान कम होगा तो क्या बनेगा? द्रव। और जब द्रव को गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा? ठोस। इसी तरह इसमें द्रव से गर्म किया जाएगा तो गैस, और संघनन यानी ठंडी होकर वापस द्रव। इस तरह ऊर्ध्वपातन में डायरेक्ट ठोस से गैस, ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस से डायरेक्ट गैस, और गैस से डायरेक्ट ठोस में आना निक्षेपण कहलाता है। जैसे ये डायग्राम है, ठोस से डायरेक्ट जाएगा गैस में तो क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन। और इधर गर्म करने पर द्रव, और इसको ठंडा यानी गलन करने पर, नहीं, गर्म करने पर द्रव और गलन करने पर ठोस। इसी तरह गर्म करने पर द्रव से गैस, और उसको वापस आने पर क्वथनांक। पढ़ेंगे हम ताप मापने की इकाई। ताप के सेल्सियस पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री में वो बर्फ क्या होता है? जमता है। और सेल्सियस स्केल पर जल का क्वथनांक क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें वह उबलता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलने का पॉइंट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273 केल्विन के बराबर। 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। और इसी से रिलेटेड सवाल आते हैं। जो फार्मूला है इसी के रिलेटेड सवाल आते हैं, जैसे हम सवाल करवाएंगे अभी। तो क्या केल्विन का स्केल का ताप बराबर सेल्सियस प्लस 273। चलिए अब हम आपको सवाल करवाते हैं। चलिए अब इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? 25 अंश सेल्सियस का ताप केल्विन में बदलिए, यानी 25 अंश सेल्सियस का ताप केल्विन में बदलिए। इसका सूत्र क्या होता है? केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। क्या होता है? केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। इसी फार्मूले में हम रखेंगे। तो हमको क्या ज्ञात करना है? केल्विन। तो के बराबर सेल्सियस की जगह क्या है? 25 अंश सेल्सियस दिया है। 25
और इस फार्मूले के हिसाब से प्लस 273 क्या होगा, प्लस 273। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 3 8, 7 2 7 और 2 9, यानी कितना आएगा 298। क्या आएगा 298 केल्विन। ये क्या होगा इसका आंसर। और दूसरा 300 केल्विन को ताप स्केल में बदलिए। क्या, ताप स्केल यानी को सेल्सियस में बदलिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेल्सियस में बदलिए। यानी सेल्सियस में जब इसको बदलेंगे तो क्या सूत्र फिर से वही रखेंगे, के बराबर C प्लस 273। इस बार हमको क्या दिया है, केल्विन दिया है, यानी कितना केल्विन, 300 केल्विन। तो इसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, 300 बराबर सेल्सियस हमें ज्ञात करना है प्लस 273। मैथ में आप पढ़े होंगे, जब इसको इस साइड लाएंगे, इसका परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, 300 माइनस 273। इसका आंसर क्या आएगा, यानी 27 अंश सेल्सियस। कितना आएगा, 27 अंश सेल्सियस। आई होप आपको यह टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। यानी इसके 2 लेक्चर हुए हैं, इसी में पूरा टॉपिक यानी पूरा चैप्टर क्लियर हो चुका है। और जो कुछ अगर बच भी गया है तो जब हम क्वेश्चन कराएंगे इस चैप्टर के तो उसमें कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।